Welcome to my channel Exam तैयारी. Subscribe and press bell icon. हेलो एवरीवन, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं अपने वीडियो में और ये आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको पता चल जाएगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे असेसमेंट पिरामिड। असेसमेंट पिरामिड या आप कह सकते हो कि असेसमेंट यानी आकलन की जो प्रतिमान है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। मैंने इसे हिंदी में कराया है। जो बच्चे हिंदी में चाहते हैं वो उसे वहाँ पे देख सकते हैं, नोट्स जो चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ हिंदी में ही समझाऊंगी तो आप यहाँ पे समझ भी सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा आप। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा मैं बता देती हूँ कि असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट यानी कि आकलन, आकलन करना यानी किसी की नॉलेज को चेक करना। ठीक है, और वो कोई क्या है, हम अपनी भी नॉलेज को चेक कर सकते हैं, सामने वाले की भी नॉलेज को चेक कर सकते हैं, यानी जो भी हमने सीखा है उसको चेक करना। तो वो हमारा असेसमेंट होता है। तो अगर हम एजुकेशन में बात करें तो इन एजुकेशन द टर्म असेसमेंट रिफर टू द वाइड वेराइटी ऑफ मेथड्स or tools that educator use to evaluate, measure and document the academic readiness, learning process, skill acquisition और educational need of student। यानी कि एजुकेशन फील्ड में अगर हम देखें तो असेसमेंट क्या है कि असेसमेंट करना क्या है, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, ये पता करने के लिए कि जो भी बच्चा है या जो एक एकेडमी है उसकी खुद की प्रोग्रेस कैसी है या बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है, या जो वहाँ के मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी टीचिंग स्किल्स कैसी है, टीचिंग मेथड्स कैसे हैं। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें को, या बच्चों की जो नीड है एजुकेशन में वो क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पढ़ाने के वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, ये सबको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है एजुकेशन का। ठीक है, बिना असेसमेंट के हम अगर चीज़ों को आगे करते रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो हम अचीव भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो 4 तरह का होता है असेसमेंट: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। जिसमें से जो ये ऊपर के 3 हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 1-2 बार असेसमेंट इन लर्निंग से भी क्वेश्चन आया है, तो आप इसे बस बेसिक समझ लीजिएगा। लेकिन ये तीनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे क्या है, असेसमेंट में आपको मेन जो टर्म है ये मिडिल का, यानी फॉर, ऑफ, एज, इन, इनका मतलब समझना ज़रूरी है। अगर आपको इनका मतलब पता है तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे क्वेश्चंस में, कभी भी आपसे किसी तरह की मिस्टेक या कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर यानी के लिए, तो आकलन किसके लिए हम कर रहे हैं, अधिगम के लिए। के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, हिंदी में से बोलेंगे। सेकंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ का हिंदी में क्या होता है, का, यानी कि अधिगम का आकलन। ठीक है, एज यानी के रूप में, इसको बोलते हैं अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, और असेसमेंट इन लर्निंग यानी अधिगम में आकलन। तो ये 4 टर्म्स जो हैं इनकी आपको हिंदी इजी है। ऑफ, एज, इन, फॉर, सबको इनकी हिंदी आती ही है। तो अगर आपको हिंदी इनका पता है, इसका मतलब पता है क्या है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न है तो आज आप टॉपिक अच्छे से समझ जाएंगे और आगे फ्यूचर में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, होप सो। पहले हम देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन से क्या मतलब है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबसे पहले तो देखिए, आपको असेसमेंट अगर हम देखते हैं तो 2 तरह का होता है। हमारा एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक हमारा सबमिटिव असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है या उसी का ही एक प्रकार है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप ऐसे इस चीज़ को याद कर सकते हो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर है तो ये क्या है, इसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को देखते हैं। ठीक है, फॉर से फॉर्मेटिव आप याद रख सकते हो, नहीं भूलोगे आप। अब बात करते हैं कि फॉर्मेटिव
असेसमेंट से क्या मतलब है, फॉर्मेटिव का क्या मतलब है, फॉर्मेशन को हम देखते हैं बच्चे की, या फॉर्मेशन करने के लिए हम असेस करते हैं। फॉर्मेशन का मतलब क्या, निर्माण करना, यानी हमने कोई पाठ पढ़ाया बच्चे को, ठीक है, कोई टॉपिक समझाया, अब हम उसको देखना चाह रहे हैं कि जो हम टॉपिक अभी समझाया बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं, बच्चे का फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं कि बच्चे में उस टॉपिक से रिलेटेड कितना ज़्यादा क्या चीज़ें जो है डेवलप हुई, या क्या चीज़ जो है उसने सीखी है। तो फॉर्मेशन का मतलब क्या, किसी चीज़ जब कोई नई चीज़ आप सीख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है कि जब कोई बच्चा सीख रहा है तो उसने कितना सीखा है, इसको आप चेक करना चाहते हो, तो वहाँ हमारा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए, ठीक है, हम असेसमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का कि बच्चा उस चीज़ को सीख रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, अगर हम इसकी जो मेन फिलॉसफी है वो उसके पीछे क्या है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ दैट असेसमेंट एंड टीचिंग शुड बी इंटीग्रेटेड इन अ होल। तो मेन फिलॉसफी इनकी क्या है कि टीचिंग की जो प्रोसेस है और जो असेसमेंट की प्रोसेस है वो इंटीग्रेटेड रहे। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि टीचर ने पढ़ाया और पढ़ा के चली गई, उसके बाद वो हो सकता है 1 वीक के बाद आपसे टेस्ट ले या 1 मंथ के बाद टेस्ट ले, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारी टीचिंग प्रोसेस हुई और जो हमारी असेसमेंट की प्रोसेस हुई वो इंटीग्रेटेड नहीं होती है ना, अलग अलग होती है कि पहले बस पढ़ा दिया था उसके बाद हमने। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो असेसमेंट की जो प्रोसेस है और टीचिंग की प्रोसेस है वो कैसी रहे, इंटीग्रेटेड रहे, ताकि हम उसी समय एट दैट टाइम हम चेक कर लें कि हाँ बच्चे ने सीखा है कि नहीं, और फिर हम उसमें अपनी प्रोसेस में सुधार कर दें। अगर हमारा मेथड सही नहीं है, बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, तो उसमें चेंज कर दें, या जो सामने वाला बच्चा है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अपना कंटेंट चेंज कर दें, ठीक है। तो उसी समय हमारी जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उसी समय हम चीज़ों को बेहतर कर दें, ताकि बच्चे के अंदर क्या है, फॉर्मेशन हो जाए उस नॉलेज का। तो इसलिए इसका जो मेन मकसद है क्या है कि असेसमेंट और टीचिंग को इंटीग्रेट करना। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ ऑन गोइंग असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, क्योंकि हम उसी समय कर रहे हैं बच्चे का असेसमेंट। जब हमने पढ़ाया उसी समय हमने देखा बच्चे ने सीखा कि नहीं, और उसी समय हमने अपने मेथड में चेंज कर दिया अगर बच्चे हमने देखा कि बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो ये क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी जब जो चल रही है प्रोसेस उसी के दौरान हम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एंड में नहीं किया जाता है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। लेकिन जब अब आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ोगे तो वो क्या है, वो एंड में होने वाली असेसमेंट की प्रोसेस है। दैट अलाउ टीचर टू मॉनिटर स्टूडेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड मॉडिफाई देयर टीचिंग बेस्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट नीड टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो क्या है, हम तुरंत से चेक करते हैं और कि बच्चे ने सीखा है कि नहीं, और हमें अगर लगता है कि बच्चे को इससे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सीख पा रहा है, तो हम अपनी जो भी टीचिंग प्रोसेस है उसे मॉडिफाई करते हैं, ताकि बच्चा जो है सक्सेसफुली उस नॉलेज का फॉर्मेशन कर सके। This assessment provides student which the timely specific feedback that they need to make adjustment to their learning। यानी अब देखिए इसमें एक चीज़ है, आती है फीडबैक। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है स्पेशली रेड कलर से, तो आप उन कीवर्ड्स को भी अगर याद रखोगे ना तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो पहली बात तो थी कि ऑन गोइंग प्रोसेस में होता है। जब असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है वो कब होती है, एंड में नहीं होती, बल्कि प्रोसेस जो प्रक्रिया चल रही है हमारी टीचिंग की या असेसमेंट की, वहाँ पर ही होता है असेसमेंट, ऑन गोइंग प्रोसेस में होता है। दूसरी चीज़ ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। तीसरी चीज़, इसमें हम बच्चे को फीडबैक देते हैं, ठीक है, कि हाँ तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आई है, या हमें भी फीडबैक मिलता है, टीचर को भी। इसमें दोनों लोग का काम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये जो इस असेसमेंट है उसमें टीचर अपना ही असेसमेंट कर रहा है या फिर बच्चा सिर्फ अपना कर रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस में दोनों का असेसमेंट होता है और दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे हम बच्चे को फीडबैक देते हैं और टीचर को भी फीडबैक मिलता है कि उसका ये मेथड अच्छा नहीं है, उसके हिसाब से वो अपनी जो भी लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग प्रोसेस है वो उसे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, फीडबैक मिलता है हमें। यूजुअली यूज डिटेल स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इन अ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट। अब फीडबैक जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे हो सकता है, जैसे कि फॉर्मल क्या हो गया कि मान लिया आपने अभी टॉपिक पढ़ा है, जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगी और वो आप उनको आंसर करने के लिए बोलूँगी, तो वो तो हो गया एक फॉर्मल मेथड।
ठीक है। इनफॉर्मल कैसा हो गया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, बीच में मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया, अच्छा बताओ ये कैसा है, आपने आंसर दे दिया। एक कन्वर्सेशन जो हम करेंगे क्वेश्चन आंसर की, तो वो हमारा एक इनफॉर्मल वे हो गया, ठीक है। या किसी और तरीके से हमने इनफॉर्मली पूछ लिया, तो वो हमारा इनफॉर्मल। तो ये इसके अंदर जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मेथड इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स, और सपोर्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है असेसमेंट, इसमें बच्चे को हम इन्वॉल्व करते हैं, यानी बच्चा जो है इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है इस असेसमेंट प्रोसेस में। कैसे इन्वॉल्व होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं और मैंने आपको भी पढ़ाया और मैंने अभी आपको पूछा कि अच्छा अब आपको समझ में आ गया कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, तो यहाँ पे आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है, पूरी तरह से क्या है, एक्टिव है। हम आपसे पूछ रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं अच्छा नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, हो सकता है मैं दूसरी प्रोसेस कर लूँ, या मैं बोलूँ कि चलो ठीक है आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो वहाँ पे क्या है, हमने बच्चे को इन्वॉल्व किया है इस, और ये कैसा है, ये सपोर्टिव है। सपोर्टिव कैसा है, क्योंकि हम बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बच्चे की अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि बच्चे को नहीं समझ में आ रही है इस चीज़ें, तो हम उससे अच्छे तरीके से समझाने के लिए दूसरे मेथड्स या टूल्स को यूज़ करें। तो ये हम पूरी तरह से ये क्या करता है, बच्चे का सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है इट इंक्लूड टेस्ट डेटा, क्वांटिटेटिव एंड इवन क्वालिटेटिव डेटा, एंड इवन encompasses a great deal of anecdotal and descriptive data। इसमें क्या होता है, तीसरी चीज़ आती है डेटा, यानी इस असेसमेंट के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि किस बच्चे ने कितना सीखा है। किसी भी टॉपिक को उसकी क्वालिटेटिव डेटा भी हम कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करते हैं, एनेक्डोटल और डिस्क्रिप्टिव डेटा यानी वास्तविक, यानी उसी समय देखना कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा है, ठीक है। तो उस तरह की डेटा जो है हम कलेक्ट करते हैं। या हमारे एक, मान लिया हमारी एक ऑब्जेक्टिव की लिस्ट है कि ये हमारा पढ़ाने का, इसको जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कितने कंप्लीट हुए हैं, तो इस तरह का हम डेटा जो है वो इसमें कलेक्ट करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम सबसे पहले तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। दूसरी बात, इसमें हम फीडबैक देते हैं, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं और एक ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, चल रही है, उसके दौरान हम इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए दोनों बच्चे जो है ज़्यादातर ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग में ही कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का आकलन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, यानी अधिगम क्या है, पढ़ाना, सीखना, उसके लिए हम आकलन कर रहे हैं कि हम सही से सीख रहे हैं कि नहीं। अब हम करेंगे अधिगम का आकलन, यानी जो हमने सीखा है उसका हम आकलन करेंगे कि हमने कितना सीखा है। समझ रहे हैं आप, वो हम कर रहे थे सीखने के लिए कि क्या हम सही से सीख रहे हैं कि नहीं, क्या हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं सीखने का या सिखाने का वो सही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम अधिगम का आकलन यानी फाइनल स्टेज में आ गए, हम सीख चुके हैं, अब हम करेंगे कि हमने कितना सीखा है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सबमिटिव असेसमेंट, इसलिए ये क्या है, ये एक सबमिटिव असेसमेंट का हिस्सा है या का तरीका है। क्योंकि अब क्या हो गया, ओवरऑल हमारा काम पढ़ाने का या पढ़ने का ख़त्म हो गया है, अब हम बस सीधे एंड पॉइंट में आकर चेक करेंगे कि हमने ये सीख लिया कि नहीं सीख लिया, यानी सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव क्या होता है, सब कुछ सबमिट हो गया है, ठीक है। एंड में हम जब टेस्ट लेते हैं तो वो सबमिटिव असेसमेंट होता है, और ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। इट इज़ द स्नैपशॉट इन द टाइम दैट लेट द टीचर, student and their parents know how well each student has completed the learning task and activity। तो ये क्या है, लास्ट में होता है जब आपकी लर्निंग एक्टिविटी या टीचिंग प्रोसेस ख़त्म हो गई, उसके बाद में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होता है। जैसे हमने 1 वीक के बाद कोई टेस्ट रखा है या 1 मंथ के बाद रखा है, टर्म टेस्ट हो गए जैसे, या हाफ ईयरली हो गए या एनुअल हो गए, यानी एक प्रॉपर पीरियड के बाद हम जब टेस्ट लेते हैं देखने के लिए, तो वो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है। इसमें क्या होता है, एक टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, एक पेरेंट हो गए, उन स्टूडेंट के, उन सबको पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। तो बेसिकली हम देखें तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, ये हमारा
टीचर के लिए होता है। टीचर के लिए मतलब इसमें मेन हिस्सा रोल जो होता है वो टीचर का होता है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया, आप तो बस देकर आ गए, ठीक है। उसके बाद टीचर ही देखेगा ना कि आपने कितने नंबर स्कोर किया है, कितना आपने सीखा, फिर आपके पेरेंट्स को पता चलेगा, बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट कम होता है, क्योंकि आपको सिर्फ टेस्ट देना है। वहाँ पे आप किसी भी तरह का क्या है, खुद का असेसमेंट नहीं कर रहे होते हो, या उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लास्ट में होता है। तो ये मेनली जो होता है इसमें टीचर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ पीरियडिक रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड पर होता है, और ये लास्ट में होता है, एंड में होता है। इट इन्वॉल्व लुकिंग एट असेसमेंट इंफॉर्मेशन एट द एंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, वहाँ पे क्या था कि वो चल रही है प्रोसेस आपकी लर्निंग की, उसके दौरान होता है। लेकिन ऑफ लर्निंग जो होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वो एंड में होती है। आप ऐसे भी याद कर लो, ऑफ हो गई आपकी लर्निंग, ख़त्म हो गई है, ठीक है, तब आप कर रहे हो, ठीक है। ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस टू रैंक, यानी मेनली क्या होता है, आप बच्चे को ग्रेड देना चाह रहे हो, कोई रैंक देना चाह रहे हो, एक फॉर्मल टेस्ट लेते हो आप, एक फॉर्मल फीडबैक देते हो, उसको प्रॉपर जजमेंट देते हो कि भाई तुम्हारे 100 में से 90 मार्क्स आए हैं, या 50 मार्क्स आए हैं, 60 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो एंड रिजल्ट आप उसको देते हो, जो कि रैंक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड, यानी कोई एक स्टैंडर्ड है, उसके अगेंस्ट आप उसको रैंकिंग देते हो या मार्क्स देते हो। Assessment of learning score are often used to rate teachers or school ability to move student achievement based on the result of test। दूसरी बात है, मैंने बोला कि इसमें मेन रोल जो होता है वो टीचर और स्कूल का होता है। तो एक टीचर को भी पता चलता है कि वो एज अ टीचर कितना सक्सेसफुल रहा, कितनी इस क्लास में स्ट्रेंथ थी, जो बच्चों ने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं या पास किया है। एक स्कूल को भी पता चलता है कि वो कितना अच्छा स्कूल है, उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, उनके स्कूल के टीचर्स कितने अच्छे हैं, ठीक है, कितना उन्होंने अचीवमेंट किया है। तो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है उससे उन्हें पता चलता है। अब दूसरी बात है, डज़ नॉट अलाउ इन्वॉल्व द स्टूडेंट। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, बड़ा रोल होता है टीचर का, स्टूडेंट जो होते हैं इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं हमेशा, ठीक है। तीसरी बात, नेक्स्ट बात है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मेजर इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मल रिपोर्ट। जैसे वहाँ पे क्या बोला था मैंने कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम फीडबैक देते हैं, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम मेज़र करते हैं। मेज़र करने का मतलब क्या है, हम सीधे सीधे मापन करते हो, बता देते हैं कि आपके इतना मार्क्स आए हैं, या आप यहाँ पर स्टैंड करते हो, ठीक है। एक फॉर्मल रिपोर्ट हम देते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग यानी अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन का क्या मतलब है, यानी आप अधिगम कर रहे हो और आप खुद का असेसमेंट करते हो। जब अधिगम के रूप में आकलन जो होता है उसमें आता है सेल्फ असेसमेंट, खुद का आकलन। ये जो होता है इसमें मेन पार्ट होता है सीखने वाले का, यानी स्टूडेंट का या लर्नर का। वो खुद का ही असेसमेंट करता है कि वो कितना बेहतर तरीके से सीख गया है या कितना सीखने की उसे ज़रूरत है। तो असेसमेंट एज लर्निंग डेवलप एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स मेटा कॉग्निटिव स्किल्स। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग, ठीक है। वो अपनी खुद की लर्निंग जो होते हैं उससे अवेयर होते हैं। ये कीवर्ड है, ओन लर्निंग से या सेल्फ असेसमेंट से, खुद की लर्निंग से अवेयर होते हैं कि हाँ भाई हमने इतना सीख लिया है, इतना और सीखना है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने कितने अचीव कर लिए हैं। वेयर दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। As a student engage in peer and self-assessment, they learn to make sense of information, relate it to prior knowledge and use it for new knowledge। तो इसमें क्या होता है असेसमेंट एज लर्निंग, क्योंकि एज अ टीचर, एज से आप याद कर लो कि एज अ टीचर आप खुद ही अपने आप को चेक करते हो, ठीक है, अपनी नॉलेज को खुद ही देखते हो, सेल्फ असेसमेंट करते हो कि हाँ, या फिर हो सकता है आप अपने फ्रेंड से भी करा सकते हो। जैसे दो फ्रेंड आपस में मिलके पढ़ें और फिर एक दूसरे को असेस करें, तो वो भी हमारा जो असेसमेंट एज लर्निंग का ही हिस्सा
होगा। इसमें आप अपनी नॉलेज को चेक करते हो, प्रायर नॉलेज की, यानी कि पहले की नॉलेज या रीसेंट नॉलेज आपको कितनी है, और उसकी हेल्प से फिर आप अपनी जो न्यू लर्निंग है उसकी प्रोसेस को करते हो। यानी जैसे आप एक टॉपिक को समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे तभी जाओगे जब आप पहले देखोगे कि ये टॉपिक मुझे पूरी तरह से आ गया है कि नहीं। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसको उस असेसमेंट एज लर्निंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई किसी क्वेश्चन आंसर का कोई क्विज़ है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर कोई जो टेस्ट होते हैं, सीरीज़ होती हैं, उनको चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आप अभी भी मैं जो सीरीज़ डालती हूँ, प्रैक्टिस सेट डालते हो, वो आप करते हो। तो वहाँ उसमें आप क्या देखते हो, आप खुद की लर्निंग को देखते हो, खुद की नॉलेज को देखते हो कि क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए देने वाला हूँ पेपर, तो मेरी क्या तैयारी अच्छी है कि नहीं। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है हमारा असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि असेसमेंट इन लर्निंग यानी अधिगम में आकलन। अधिगम में आकलन का क्या मतलब है, में यानी अधिगम की जो प्रोसेस चल रही है उसमें हम आकलन कर रहे हैं। तो ये कैसा होता है, ये है कि इसमें ऐसा नहीं कि टीचर का मेन रोल है या स्टूडेंट का ही सिर्फ मेन रोल है, ये क्या है, दोनों के बीच में होती है। अधिगम में आकलन में क्या होता है कि हम पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि टीचर अपने आप को चेक कर रहा है कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ सही से, या स्टूडेंट अपने आप को चेक कर रहा है कि मैं सही से पढ़ रहा हूँ या मैंने सही से सीख रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं होता। बस जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप एक टॉपिक पढ़ते हो, जैसे असेसमेंट दैट इज़ यूज टू सॉल्व अ क्वेश्चन ड्यूरिंग लर्निंग, यानी लर्निंग प्रोसेस चल रही है और उसमें आपके मन में एक क्वेश्चन आया है या आप कुछ समझा रहे हो एज अ टीचर, तो वहाँ पे आप अलग अलग बच्चों से पूछते हो कि अच्छा तुम बता दो इसका क्या होगा, तुम बता दो ये क्या होगा, ये इसके बारे में कुछ बताओ। तो अलग अलग जो आप नॉलेज पूछते हो बच्चों से, ठीक है, वहाँ पे क्या पर्टिकुलरली आप ऐसा नहीं है कि आपने कुछ समझाया उसको आप चेक करना चाह रहे थे कि बच्चे ने वो चीज़ को समझा कि नहीं, बल्कि आप क्या चाह रहे हो कि हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं या टॉपिक समझा रहे हो, उसमें बच्चों को क्या क्या पता है। तो वो जो होता है हम लर्निंग प्रोसेस के अंदर असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो असेसमेंट इन लर्निंग होती है। ठीक है, ये जानने के लिए जो भी आपके जो भी आपकी टीचिंग प्रोसेस है या जो आप पढ़ाने वाले हो टॉपिक, उसमें आपको क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चे के बारे में आप देख रहे हो, तो वो हमारा हो जाता है असेसमेंट इन लर्निंग। इन दिस स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज़। तो इसमें मेनली क्या होता है, बच्चे अपने व्यूज़ देते हैं। आप किसी तरह की नॉलेज उनकी चेक करते हो, इसमें ये नहीं देखते कि आपने जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं, बल्कि उनकी खुद की कितनी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। उसको करने के लिए जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं या असेसमेंट करते हैं, तो वो हमारा असेसमेंट इन लर्निंग होता है। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे ये चारों ख़त्म होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये ज़रूर कीजिए आप पूरे क्वेश्चन, ताकि आपको खुद को पता चले कि आपने चीज़ों को ठीक से समझा कि नहीं, और थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न होगी तो इन क्वेश्चन से आपकी हट जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन असेसमेंट डैश लर्निंग टीचर एडजस्ट देयर प्लान एंड एंगेज इन करेक्टिव टीचिंग, यानी कि यहाँ पे आपको पता है ना, एज होगा, इन होगा, ऑफ होगा या फॉर होगा। तो कौन सी असेसमेंट की जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि टीचर अपने प्लान्स को एडजस्ट करता है एंड एंगेज इन करेक्टिव टीचिंग, यानी अपने जो प्लान्स हैं उनको रीप्लान करता है, चेंज करता है, करेक्ट करता है पढ़ाने के अपने तरीके को। पहला ऑप्शन है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग में, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, या असेसमेंट इन लर्निंग में। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभी बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आपको। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग ही जो होती है एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है ना, उसमें हम असेस करते हैं, एक टीचर पता करता है कि हाँ बच्चे ने जो वो मेथड पढ़ा रहा था उससे समझा कि नहीं। अगर आपको लगता है बच्चे ने नहीं समझा तो आप क्या करते हो, आपका जो भी प्लान था उसे रीप्लान करते हो और अपने मेथड्स को चेंज करते हो। तो ये हमारा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट डैश लर्निंग कैन इंक्लूड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, परफॉर्मेंस। तो वो किसका एग्जाम्पल है, यानी कि कौन सा असेसमेंट है का तरीका है जिसमें क्या करते हैं, हम बच्चों के एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन करवाते हैं, परफॉर्मेंस करवाते हैं अलग अलग तरह की।
तो वो कौन सा असेसमेंट होता है? पहला ऑप्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग, या चौथा है असेसमेंट इन लर्निंग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम एक रिज़ल्ट को पाने के लिए बच्चे का जो एक बच्चे ने कितना चीज़ें को सीख लिया है उसको पता करने के लिए हम करते हैं। तो ये होगा हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि हम क्या है एक फाइनल रिजल्ट चाह रहे हैं देखना, उसके लिए हम टेस्ट या एग्ज़ाम या पोर्टफोलियो तैयारी या प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट बेस्ड लर्निंग गाइड्स स्टूडेंट इन सेटिंग गोल्स एंड मॉनिटरिंग देयर प्रोसेस टूवर्ड्स दैम। यानी कौन सा असेसमेंट है जो कि बच्चे को गाइड करता है अपने गोल्स तैयार करने के लिए कि अब उसे क्या क्या करना है, कैसे करना है, मॉनिटर करता है वो अपनी प्रोग्रेस को, जो भी वो कर रहा है उसको, तो वो किसके अंदर आएगा, कौन सा असेसमेंट होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, या इन लर्निंग हो, या ऑफ लर्निंग होगा, या एज लर्निंग होगा? तो यहाँ पे देखो आप असेसमेंट इसमें बच्चा कर रहा है खुद का असेसमेंट, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, ये पता करना चाह रहा है कि मैंने क्या सीख लिया और क्या नहीं सीखा है, तो मुझे अपने गोल डिसाइड करने की अब मुझे क्या क्या सीखना है, और अपनी प्रोग्रेस को भी वो चेक कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, असेसमेंट एज लर्निंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट खुद का असेसमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है assessment dash learning use a task or an activity for the purpose of determining student progress during a unit or block of instruction। यानी कि आप एक क्या कर रहे हो, एक टास्क को या एक एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हो, एक पर्पस, ये पर्पस है आपका पता करना बच्चे की प्रोग्रेस को। ठीक है, बच्चे की प्रोग्रेस को आप पता करना चाह रहे हो, और उसके लिए आप एक टास्क करा रहे हो या एक्टिविटी करा रहे हो, तो वहाँ पे आप किस तरह का असेसमेंट कर रहे हो। यहाँ पे क्या मैंने एक बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं सारे। अब जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं कराऊंगी किसी प्रैक्टिस सेट में। तो उसमें क्या आता है, जैसे यहाँ पे बोल दिया कोई आप टास्क या एक्टिविटी करा रहे हो, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में आ जाएगा कोई एक एक्टिविटी रख दी जाएगी कि एक टीचर है जो बच्चों को बाहर ले गई है घुमाने के लिए टूर पे, और वहाँ से टूर से जब लौट कर आती है तो वो क्वेश्चन पूछती है बच्चों से, तो यहाँ पे वो किस तरह का असेसमेंट कर रही है। तो इस तरह से क्या है वहाँ पे घुमा के आएगा, लेकिन मैंने बेसिक क्वेश्चन ले लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, चाहे फिर वो किस तरह से भी घुमा के वो पूछा जाए। तो यहाँ पे जब हम कोई एक्टिविटी कराते हैं या हम कोई टास्क कराते हैं और हमारा पर्पस होता है बच्चे की प्रोग्रेस को देखना उसी समय, ठीक है, तो ड्यूरिंग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोग्रेस ड्यूरिंग अ यूनिट और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग लिखा है साफ साफ, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, क्योंकि ऑन गोइंग प्रोसेस में हम असेसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट डैश लर्निंग यूजेज अ टास्क और एन एक्टिविटी टू अलाउ स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू यूज असेसमेंट टू फर्दर देयर ओन लर्निंग। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी एक ऐसी असेसमेंट या एक्टिविटी जो अलाउ कर रही है बच्चे को या बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रही है एसेस करने की अपनी खुद की लर्निंग को, यानी उसने क्या सीखा है इसको चेक करने का उसे मौका दे रही है एक्टिविटी या टास्क। कौन सी हो गई ये टास्क, जैसे कि अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अगर आप कोई क्विज़ अटेंड कर रहे हैं, तो वो एक एक्टिविटी होगी जिसमें आप खुद की लर्निंग को चेक कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सीधी सी बात है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग होगा, क्योंकि हम खुद की ओन, कीवर्ड क्या है, ओन लर्निंग को चेक कर रहे हैं। जब बच्चा खुद की लर्निंग को चेक करता है तो एज लर्निंग होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप डायग्नोस करते हो कि किस टीचिंग में डायग्नोसिस का क्या मतलब है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आप डायग्नोस करते हो, क्या उसे समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये डायग्नोस करते हो। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट किसका हिस्सा होगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगा हमारा हिस्सा असेसमेंट फॉर लर्निंग का। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे डायग्नोस कर रहे हैं कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और फिर हम उसे क्या करेंगे, ठीक करेंगे। यानी वहाँ पर हम क्या चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है ना कि बच्चे ने सीख लिया और हम बस उसको बता देंगे कि आपके इतने मार्क्स हैं। डायग्नोस करना है, फिर हम उसका इलाज करेंगे। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट डैश लर्निंग हेल्प स्टूडेंट लर्न टू क्रिटिकल एसेसर्स who make sense of information, relate it to prior knowledge and use it for new learning।
अभी मैंने आपको पढ़ाया जस्ट कि जब बच्चा क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, ये पता करने के लिए अपनी प्रायर नॉलेज यानी करंट नॉलेज उसे कितनी है, प्रीवियस नॉलेज उसकी कितनी है, उसको पता करने के लिए, और जिसको वो यूज़ कर सके अपनी न्यू लर्निंग प्रोसेस में या आगे वाली सीखने की प्रक्रिया में। तो वहाँ पे किस तरह का असेसमेंट होगा, ये यहाँ होगा हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। मैंने अभी पढ़ाया एज लर्निंग, उसमें भी आपको बताया कि बच्चा क्या करता है, खुद की नॉलेज को चेक करता है ताकि वो अपने आगे की जो उसके गोल्स हैं अचीव करने हैं या जो न्यू लर्निंग है उसके हिसाब से उसके लिए क्या है, पूरा प्रोग्राम सेट कर सके कि किस तरह से उसे सीखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चेकलिस्ट इज़ अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ असेसमेंट। यानी कि चेकलिस्ट जो होती है, चेकलिस्ट आपको पता है ना कि जैसे मान लिया मेरा असेसमेंट पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का मकसद था, हमने एक चेकलिस्ट बनाई कि बच्चे असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीख जाएं, असेसमेंट एज लर्निंग सीख जाएं, इन लर्निंग सीख जाएं, असेसमेंट क्या होता है ये सीख जाएं। तो हम चेक कर रहे हैं, अच्छा बच्चे ने ये भी सीख लिया, बच्चे ने ये सीख लिया, बच्चे ने ये सीख लिया, तो ये चेकलिस्ट होती है। तो चेकलिस्ट किसका एग्जाम्पल होगा, इज़ अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ असेसमेंट। चेकलिस्ट होगा हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम्पल। कैसे होगा फॉर लर्निंग, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो प्रोसेस कर रहे थे पढ़ाने की उसमें हम चेक करते जा रहे हैं, अच्छा बच्चे ने ये सीख लिया है, अब ये हमें सिखाना है, या ये नहीं सीख पाया तो हमें इसके लिए रीप्लान करना है। तो वहाँ पे जो हमारा चेकलिस्ट है वो आएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब तक जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको भी आई होप अच्छे समझ में आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी मैंने इसी में इन्वॉल्व किए हैं। बाकी जो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो लंबा छोटा तो मैटर नहीं करता है, बस आपको अच्छे से समझ में आई हो चीज़ें। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन वाले जब क्वेश्चन कराऊंगी प्रीवियस पेपर में तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी इन चीज़ों को। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।